हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट के मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देखे भी होंगे। एक नोट्स के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो, यहाँ से आप खूब बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट का नोट्स बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कहीं डाउट हो अगर कुछ बातें उसमें कंप्लीट नहीं हुई हो। ठीक है, तो यहाँ हम लेसन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत धारा। इसमें जानेंगे विद्युत धारा क्या है, इसकी दिशा, तीव्रता, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। कंप्लीट जितना अधिक से अधिक हो सके 2 पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप खूब बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और यहाँ आप खूब बढ़िया से आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ आप ठीक से देखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैंने परिभाषा लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यानी आपको बताए आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। सब लोग जानते हैं कि आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, आप चित्र में ये वीडियो के माध्यम से खूब बढ़िया से समझ सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डायरेक्शन की अगर बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, माने जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसमें विद्युत वाहक 2 चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है घड़ी की दिशा में तो प्रोटॉन चलेगा उसके विपरीत दिशा में, यानी एक चलेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। खूब बढ़िया से आप समझ सकते हैं। माने अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है घड़ी के दिशा में तो प्रोटॉन कैसे चलेगा, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, और यहाँ से विद्युत धारा की डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं, माने प्रोटॉन की डायरेक्शन को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। आप खूब बढ़िया से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आगे भी बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि यदि किसी भी चालक से यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होती है, I बराबर Q अपॉन टी। आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया गया कि I बराबर Q अपॉन टी। अब डेल्टा यहाँ पे यूज किया गया है, तो डेल्टा क्या बताता है, यदि डेल्टा एक छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने कम से कम आवेश का न्यूनतम मान दिखा रहा है, तो यदि किसी भी चालक से, यहाँ आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, यहाँ 2 चालक, 2 में यहाँ किसी भी चालक में अगर dt समय में अगर dq माने डेल्टा q आवेश प्रवाहित होता है तो I का ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, I बराबर डेल्टा q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को हम खूब बढ़िया से समझते हैं। ये बात आप समझ लिए सर। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग राइटर अलग अलग लिखे हैं, डोंट माइंड, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों का मतलब भी सेम होता है। अब इस कहने का मतलब ये है कि इसके पहले वाले परिभाषा में मैंने विद्युत धारा की परिभाषा लिखवाया था कि आवेश के गतिज अवस्था को ही विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश को गतिज अवस्था को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और भी तरीका से आप बता सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है तथा इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद के कंडीशन में यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो, यदि कोई भी चालक हो, इसके पहले वाले भी में ये बात बताया गया था, यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, सबको पता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है, I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद की कंडीशन, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसका SI मात्रक एम्पेयर होता है, सब लोग जानते हैं, या कूलम पर सेकेंड होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, कूलम पर सेकेंड होता है जिसे एम्पेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे किसी परिपथ में गतिशील होते हैं। आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे गतिशील है। ठीक है, ये विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले वाला में यहाँ से आप नोट्स को बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, कि विद्युत धारा किसको बोलेंगे, सब लोग को पता है कि आवेश के गतिज अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है, ये बात सब लोग जानते हैं। इसके बाद वाले कंडीशन पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट,
मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डायरेक्शन आप समझ सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, तो हमेशा विद्युत धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, ये जो, और प्रोटॉन कैसे चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे, विपरीत चलेंगे। ये बात के बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कंडीशन। ठीक, अभी मैंने एक बात आपको बताया कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू अपन टी, मैंने बता दिया है। इसके बाद वाले कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि हम लोग एक बात जानते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं, कौन, समझ ही लिए, आवेश की गति। यानी देखिए दोनों टाइप के नोट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जहाँ से मन करे, कॉपी नोट्स भी है, डिजिटल भी है। ठीक है, क्योंकि आपको जो अच्छा लगे वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। आवेश के गति अवस्था क्या कहलाते हैं, या आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ से आपको बढ़िया से समझ सकते हैं। मैंने आई बराबर क्यू अपन टी अभी बताया। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या चीज़, क्यू में दो चीज़ होता है, आवेश का क्वांटिमकरण, आप सब लोग जानते होंगे आवेश का क्वांटिमकरण। आपको मैंने इसके पहले भी ये चीज़ बता दिया था कि आवेश के क्वांटिमकरण का मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, शायद आपको ये कि आई बराबर क्यू अपन टी होता है। खूब बढ़िया से आप लोग जानते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद कि विद्युत धारा का ए साई मात्रक क्या होता है, तो इसका ए साई मात्रक आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला है क्या चीज़, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यानी आप बता सकते हैं कि ये आई है, आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। तो आवेश का क्या होता है, कूलम, टी माने टाइम है, टाइम क्या है, सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से बता सकते हैं कि कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, कूलम पर सेकेंड होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्पेयर। ठीक है, एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। इसका ये सही मतलब कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पर ऑलरेडी लग गया, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको क्या होता है, कूलम पर सेकेंड होता है, जिसे हम एम्पेयर भी बोल सकते हैं, एम्पेयर भी इसको बोला जाता है। तो दोनों आपको पता है। इसके बाद वाले कंडीशन पे मैं बता दूं कि एक एम्पेयर की व्याख्या आप लोग कर ही सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से उसकी अगर परिभाषा आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि यदि किसी भी परिपथ में, ठीक है, इससे स्पष्ट यहाँ लिख दिया गया है, Q1 कर देंगे, T1 कर देंगे। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि यदि किसी भी परिपथ में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद इसका ए से मतलब क्या होता है, उसका डायमेंशन आपको बताया था कि ए होता है। ये राशि कौन सी है, अदिश राशि है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स व्याख्या किया है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का प्रकार देखें तो विद्युत धारा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो दृष्ट धारा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा में इसमें रेफ होगा। ठीक है, दृष्ट धारा, और एक क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। एसी और डीसी, यहाँ खूब बढ़िया से आप समझ सकते हैं, एसी डीसी। इसके बाद इस एसी डीसी में क्या डिफरेंस है, आपको मैंने बताया था कि बस एक में समय के अनुसार धारा का मान नहीं बदलेगा और एक में समय के अनुसार धारा का मान बदलेगा। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट ये वाला चीज़ आप समझ लीजिए खूब बढ़िया से, यहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। चलिए प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एसी। इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज़ पर कि इसमें होगा क्या कि समय के अनुसार धारा का मान क्या होगा, बदलेगा। यानी इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा दिया, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ क्या होता है, बदलता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। धारा का मान इसमें बदलता रहता है। ठीक है, आगे के कंडीशन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आप यहाँ पे विद्युत वाहक कौन कौन से, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि विआवेशित कण जो ठोस, द्रव तथा गैस में विद्युत का प्रवाह कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, यानी ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि ईएमएफ को चाहे तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईएमएफ को हम चाहे तो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या मिला के बनता है, तो एफ, ये जो ईएमएफ बनता है, तो ईएमएफ के फार्मूला शायद आपको याद होगा, याद है, ईएमएफ के फार्मूला आपको बताए थे कि ई हो जाता है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लिख के दिखा दूँ। यहाँ पे मैं आपको पता होगा कि ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है। तो आप
ओम के नियम में आपको होगा याद, भी बराबर कितना होता है आई आर, सबको पता है भी बराबर कितना होता है आई आर। तो अगर यहाँ से माने हमको ये बता देना हो कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईएमएफ दो चीज़ मिला के बनता है ईएमएफ, ठीक है। ठीक है, तो ईएमएफ का बता सकते हैं आप कि ई बराबर W अपॉन क्यू, ठीक है। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। माने किसी भी परिपथ में अगर आवेश को घुमाने में W कार्य किया गया और आवेश Q है तो ईएमएफ हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद किसी नेक्स्ट बात पर, ठोस को धारा के प्रवाह की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया, चालक, अर्धचालक, अर्धचालक। जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए वो चालक है, या जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है वो चालक। जिसकी चालकता यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चालक, अचालक, अर्धचालक। जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, चालक। जिसकी चालकता सबसे कम अचालक। जिसकी चालकता चालक से कम और चालक से कम और चालक से अधिक होती है उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक, ठीक है। अब इसके बाद वाले कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, किसी परिपथ में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो किसी भी परिपथ में अगर धारा की प्रवाह अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा क्लॉकवाइज तो वो चलेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो चालक में जब धारा का प्रवाह होता है तो इसमें विद्युत वाहक कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखना है कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्लॉकवाइज तो प्रोटॉन कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने दो बातें यहाँ पे नोट कर दिया कि ठोस में विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। और दूसरा बात इसमें नोट किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा बात, दो गो बात यहाँ पे बताया गया है, आप समझ सकते हैं कि जो प्रोटॉन की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है, प्रोटॉन की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है, ठीक है। और यह हमेशा गति के दिशा क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दृष्टि से द्रव को दो भागों में बांटा गया है। द्रव को दो भागों में बांटा गया है, विद्युत अपघटय या विद्युत अनपघटय। तो ऐसे द्रव जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसको विद्युत अपघटय बोलते हैं, जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत अनपघटय बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए विद्युत अपघटय, इसका डेफिनेशन आप ऐसे बताए, ऐसे द्रव जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटय। जिसमें NaCl H2SO4। मैंने NaCl से धारा का प्रवाह कैसे होता है मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे में आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है Na यानी सोडियम, इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे डेकोरेट करते हैं अपने ऑर्बिट्स में, तो इसके बाहरी कक्षा में देखेंगे आउटर ऑर्बिट्स में तो कितने, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, एक। इसमें 17 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो ये वाला एक इसको देता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये धारा, माने इसके बाद के कंडीशन पर ये ध्यान सकते हैं, यहाँ पे जो सोडियम है ये धन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो ऋण आयन में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि इसमें एक लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। आगे की कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्पष्ट है कि जब NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस स्थिति में Na अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयनित हो जाता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयनित हो जाता है। यहाँ पे आप खूब बढ़िया से एक एक बात देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक एक चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है। Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयनित हो जाता है, और दोनों की दिशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। इस प्रकार NaCl से होकर के धारा का प्रवाह होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट बात आपको बता दूं इसमें, कि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। जब किसी भी विद्युत अपघटय पदार्थ में, यहाँ से आप एक नंबर बात देखते हैं, जब किसी भी विद्युत अपघटय पदार्थ में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह आयनों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें याद रखना, कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत अपघटय जो पदार्थ हैं यानी जो द्रव हैं उसमें विद्युत वाहक कौन कौन से होते हैं, तो धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। ये बात नंबर 2 आपको याद रखना है, धन आयन और ऋण आयन होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें अगर मे भी आपसे पूछा जाए कि एक बात बताइए कि गैस में क्या होता है, तो ऐसे देखा जाए तो सामान्यतः गैस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इन पर अधिक विभवांतर आरोपित किया जाता है तो
आयनित होकर धारा का प्रवाह कराते हैं। ठीक है, ये वाला बात आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। ये बात आपके सामान्यतः गैस विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं, लेकिन जब इन पर अधिक विभवांतर आरोपित किया जाता है तो आयनित होकर धारा का प्रवाह क्या करते हैं, कराते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। चलिए करंट डेंसिटी समझने से पहले एक छोटा सा बात हम लोग समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के नियम आपको इसके पहले ही बताए थे। आवेश संरक्षण के नियम क्या बताता है, यानी कहने का मतलब कि एक बात हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर तार ये जो हम लोग समझने वाले हैं, अभी हम लोग शुरू करेंगे, मतलब धारा घनत्व। ये धारा घनत्व दो चीज़ मिला के बनता है, I/A। ये वाला बात बताता है। अगर इसकी मोटाई जो देख रहे हैं, मोटाई सेम रही ना, ठीक है, मोटाई सेम रही तो धारा सेम होगा। यानी ये जो धारा घनत्व है ये मतलब क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो धारा घनत्व घट जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल से इसका उल्टा रिलेशन, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यानी जंक्शन जो आप देख रहे हैं उसके बाद के कंडीशन पर ध्यान देना है कि अगर एक जगह 10 एम्पेयर करंट गया और वहाँ से 2 पॉइंट निकलता है तो वो 10 ही एम्पेयर में से अलग अलग करंट जाएगा। माने टोटल बाद में अगर हम ऐड करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे अगर 10 एम्पेयर करंट था, ठीक है, तो बाद में आप यहाँ 7 होगा। तो ये बात आप मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा फिर से आपको समझा दूँ कि अगर जंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे जंक्शन है और यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो अब एक जगह से 7 दे दिया, इधर से 7 जा रहा है इधर से, तो मान लीजिए इधर से कितना जाएगा, 3 जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। देखिए करंट डेंसिटी पढ़ाने के लिए कुछ कुछ हम छोटा छोटा इमेज आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आपका कंसेप्ट और बढ़िया रहे। देखिए क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है ऐसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्षेत्रफल से डेंसिटी का रिलेशन उल्टा है, आपको याद रखना हमेशा। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, तो एरिया बदलेगा तो डेंसिटी का हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो डेंसिटी का हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम तो डेंसिटी ज़्यादा। और इस सारे फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं हम पॉइंट पे। चलिए आप धारा घनत्व यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये मैं आपको समझा दूँ इसको, करंट डेंसिटी, ठीक है। किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। और भी परिभाषा में बता दूं, इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और जे बराबर I/A होता है। आप ये भी बता सकते हैं कि जो मतलब यदि कोई चालक है और उसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और उससे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी, वो जे बराबर I/A यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। ये करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। खूब बढ़िया से यदि नोट्स बना सकते हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिया कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, ए हो, तो धारा घनत्व तो कितना होगा, जे अपन इतना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। आगे पे अगर हम लोग धारा घनत्व का ये सही मात्रक क्या होता है तो आपको पता होगा, तुरंत मैंने ये चीज़ बताया भी था कि जी बराबर I/A। तो आई का क्या होता है, एम्पेयर होता है, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना होगा, तो A l⁻², यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितना होगा, यहाँ पे मैंने ठीक से बता दिया, इसका होगा, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे A l⁻², समझ रहे हैं ये वाला कंडीशन। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ तापीय वेग, तो उसमें भी मैंने बताया था तापीय वेग यानी थर्मल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो जो चालक के इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम के ताप के कारण, यानी जो नॉर्मल एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण भी वो गतिशील होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप के कारण अनिश्चित वेग से गतिशील होते हैं, वह वेग ही क्या कहलाता है? थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग कहलाता है। इसके बाद के कंडीशन पर मैं आप ध्यान दीजिए। इस कंडीशन के बाद यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट पे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अनुगमन वेग को ऐसे, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बता सकते हैं कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाते हैं। उस वेग को ही क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, अनुगमन वेग। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का सूत्र भी हम लोग लिखेंगे अभी तुरंत। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलूँ, नेक्स्ट वर्क हम लोग शुरू करेंगे। चलिए अनुगमन वेग को कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने फिगर बना दिया है। फिगर में स्टेटमेंट आप चित्र, इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज़ बताया गया नोट्स तैयार करने के लिए। माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल एल, और प्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। ठीक है, और बी विभवांतर आरोपित किया गया है। इसके बाद के कंडीशन पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि नेक्स्ट कंडीशन पर यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव कितना बल किया गया? एफ बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ बराबर कितना है यहाँ पे बल, माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, उसके बाद के कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन ने इतना बल अनुभव किया। उसके बाद बता सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो विद्युत क्षेत्र के हमेशा क्या है? विपरीत है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एफ बराबर सबको पता है कि ये बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पे एफ का फॉर्मूला एम ए हम नोट कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विश्राम काल। विश्राम काल आपको कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, इसमें भी आप सुन सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक के अंदर गतिशील होता है तो कुछ समय के लिए वो क्या होता है? टकराते, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, लेकिन टक्कर से पहले कुछ समय होता है जो रिलैक्स महसूस करते हैं, फ्री चलते हैं, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो चालक में मान लिया जाए कि एन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका विश्राम काल यानी औसत वेग कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो करेंगे क्या कि टोटल टाउ आप फाइंड, मैंने रिलैक्सेशन टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ एन एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वाला कंडीशन तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद गति के पहला समीकरण आप सब लोग जानते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ क्या है कि जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन का शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो वेग था उसको हम वी डी कर देंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए के यू 0 हो जाएगा और ए के ए रखेंगे और टी के बदले में टाउ लिख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में किसका मान रखना है? ए और टाउ का मान। जैसे ए और टाउ का मान रखेंगे तो यहाँ से आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा इसका मान जब रखेंगे? तो ये वी डी का फार्मूला, तो वी डी के दो गो फार्मूला आ गया। एक तो वी डी का फार्मूला आपको याद होगा ये वाला, और दूसरा ये वाला, जब जिसकी ज़रूरत पड़े आप उपयोग में इसको ला सकते हैं। एक वी डी बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपन एम इंटू टाउ, और दूसरा का कितना? वी डी बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपन एम, और बाकी चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला दो गो फार्मूला हो गया। मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करूँ। उसके बाद अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ अनुगमन वेग और विद्युत धारा में भी संबंध स्थापित करवाए थे हम। ठीक है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो उसको करवा दिए, वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग नोट्स। तो यहाँ पे फिर फिगर सेम बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट भी वही होगा। अब इसमें लिखना क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि चालक के एकांक आयतन में एकांक आयतन कितना होगा? तो ए इंटू एल, माने क्षेत्रफल इंटू, क्योंकि आयतन तीन चीज़ मिला के बनता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो स्मॉल एन माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें आयतन से गुणा कर दीजिए एल। ठीक है, टोटल। उसके बाद चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा? क्यू बराबर एन ए एल ई। बात समझ रहे हैं ना? तो ये वाला टोटल आवेश हो जाएगा, मतलब
केवल NaL यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकाले हैं उसमें केवल इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो चालक में खुद इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हमको ध्यान देना है, नेक्स्ट पे चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ फिगर अलग अलग जगहों से लिया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। कोशिश होती है कुछ नया करने की। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।